हेलो एवरीवन। आई होप आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स के रिस्क कौन कौन से हैं। तो अब अभी अपने रिस्क की अंडरस्टैंडिंग अपनी हो गई है एंड आप और हम मिलके समझेंगे कि रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है एक्चुअली, एंड देन उसके टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी पॉइंट से, लाइक आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल इन स्टेटमेंट। तो आपको ये हेडिंग से ही समझ में आ रहा हो कि फर्स्ट स्टेप क्या है। डेफिनेटली ये आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा रिस्क की एरिया है, एंड देन फिर उसको असेस करना कि ये मतलब जस्ट अ सेकेंड, या तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि ये डेफिनेटली इसको करना होगा कि just give me 1 minute. I'm not sure why it's not working. Yes, it's working fine. Yes. तो फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई करना अपना फर्स्ट स्टेप कि कौन कौन से एरिया है जिसमें रिस्क हो सकता है, एंड देन फिर डेफिनेटली उसको असेस करना कि ये रिस्की है कि नहीं। रिस्की का मतलब जनरली जब 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 भी मैं रिस्की बोलती हूँ तो इसका मतलब आप समझिएगा कि मैं बात कर रही हूँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो नहीं है, मतलब नॉर्मल रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है, उसको डेफिनेटली उसके लिए हमें फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट वगैरह असेस करते हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डेफिनेटली उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन सा एरिया है, कौन सा पोटेंशियल रिस्क पॉइंट्स हैं, एंड डेफिनेटली उसके बेस, जैसे हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि हो सकता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स एरिया है आपका। जैसे गुडविल है वैल्यूएशन उसका, तो डेफिनेटली दैट कैन बी अ रिस्की एरिया। और जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिलेटेड हो गए, कुछ रिलेटेड पार्टी का लोन वगैरह हो गया, उसमें हो गया कुछ अनयूजुअल रिलेटेड मर्जर वगैरह हो गई, तो दैट इज़ अ रिस्की एरिया। फिर उसको डेफिनेटली असेसमेंट करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने जो पहले आपको देखना है कि कौन कौन सा रिस्क है। एग्जाम्पल हो गया आपका कि कंप्लीटनेस चेक करने का, कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या फिर जो फाइल है, पॉपुलेशन अकाउंट्स है, वो कंप्लीट नहीं है, मतलब कुछ मिसिंग है, एक्यूरेट नहीं है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब रिस्क हुआ कि कंप्लीट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, एग्जिस्टेंस है किसी का वो नहीं है, बस ऐसे ही बिल्डिंग आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है बट बिल्डिंग है ही नहीं। ये सब हो सकता है, रिस्क है। दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ऐसे ही अपने रिस्क पॉइंट ना डिफाइन करते हैं। जब नॉर्मल ऑडिट और रिस्क असेसमेंट में जाओगे तो डेफिनेटली अपने रिस्क पॉइंट डिफाइन करते हैं, तो वो क्या क्या इसमें, इस पर्टिकुलर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इस। और अगर रेवेन्यू में देखने जाते तो रेवेन्यू में क्या रिस्क हो सकता है कि रेवेन्यू बुक नहीं किया होगा सही से, ज़्यादा इन्फ्लेट करके दिखा दिया होगा रेवेन्यू को। तो ये सब अपने अकॉर्डिंगली अकाउंट बैलेंसेस वाइज अपने रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं। डेफिनेटली उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास, उसके बेसिस पे हम असेस करते हैं कि ये रिस्की है, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और या फिर नॉर्मल रिस्क है, ज़्यादा कुछ रिस्की एरिया नहीं है। ठीक है, तो अभी क्विकली इसको डिस्कस करते हैं कि एक तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क असेसमेंट करते हैं, दूसरा अजर्सन लेवल। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पिछले क्लास प्लीज़ देखिए आप, नहीं तो आपको जिसने कवर किया उसको क्लियर होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क क्या होता है लेवल पे, और अजर्सन रिस्क क्या होता है थ्रू। ठीक है, आपने को तो ये दोनों पे करना है, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं, मेमोराइज करने की बहुत ज़रूरत नहीं, आपको बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि आपको इस दोनों पे करना है। कैसे आप करेंगे, हमने बहुत बार किया कि ये डिस्कस की, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उस एरिया के बारे में, उस पॉलिसीज प्रोसीजर के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो रिस्क की एरिया, मतलब रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है या नहीं है। ठीक है, एंड डेफिनेटली इन दैट केस आप कंट्रोल को भी कवर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ये सब करने का, ये जो आप कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असेसमेंट लेवल पे रिस्क असेसमेंट कर, उसका क्या मोटिव है, उससे क्या होगा, क्या तो वही बोलते हैं प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ना, आप कुछ
मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। वही है आपका, तो एग्जाम्पल वही है, समझ में आ रहा है आपको कि 2 लेवल पे करना है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी इन्वायरमेंट कंट्रोल वगैरह समझ के ले लिए। क्यों करना है ये जो हमने कर रहे, क्यों करना है, तो वही बोल रहे बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सेज। सपोज आपको पता चल गया कि जो असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको असेस कर लिया, ओके ये वाला गुडविल वैल्यूएशन जो है वो रिस्की एरिया है मतलब आपने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स है, देखा बैलेंस लास्ट ईयर गुडविल का बहुत सपोज 5 मिलियन था, इस बार हो गया है 60 मिलियन सपोज। लास्ट ईयर प्रायर ईयर में क्या था 5, करंट ईयर में क्या हो गया 60 मिलियन, या लाख बोल दो आप, जो भी आपको सही में लगे। तो ये हो गया, तो बहुत ज़्यादा चेंज है प्रायर ईयर की कंपैरिजन में। ठीक है, अपनी कोई बेसिस सही नहीं लगा आपको कि कौन से बेसिस पे वैल्यूएशन, तो ये रिस्की हो गया। तो अब आपको देखना है कि ये तो रिस्की, आपको कौन सा टेस्टिंग करना है, अब आपको डिटरमाइन करना है, इसी के बेसिस पे ही तो करेंगे आप, कि पहले तो आपका स्टेप, फर्स्ट स्टेप वही है कि कौन सा रिस्क एरिया आइडेंटिफाई करना है, देन आपको पता चलेगा राइट कि इसमें कौन सा टेस्टिंग प्रोसीजर परफॉर्म करना है या नहीं करना है। अगर कोई रिस्क ऑफ मटेरियल जिसमें नहीं हुआ तो उसमें कोई टेस्टिंग परफॉर्म करने की ऐसी जरूरत नहीं है। तो वही लिखा हुआ है कि इतना सब कुछ करने का मोटिव वही होता है कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो करें, जस्ट टू चेक कि ये जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किया उसमें सच में रिस्क है कि नहीं। अपने टेस्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इसमें रिस्क है कि नहीं। तो ये रिस्क असेस करते हैं अपने, एंड देन उसके बेसिस पे ही अपनी फर्दर जो डिज़ाइन टेस्टिंग होती है उसको डिज़ाइन करते हैं कि कौन से टाइप का टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट करना है कि नहीं, क्या क्या अपने को चेक करनी है, ये सब। ठीक है, इन केस आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो मुझे बताएं, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, बट ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट कैसे वर्क करता है। ऐसा नहीं कि आप 100% जाके टेस्टिंग कर दे रहे हो राइट। आपको पहले आइडेंटिफाई करना कौन सा रिस्की एरिया है, एंड देन उसके बेसिस पे आपको टेस्टिंग डिज़ाइन करनी है। ठीक है, चलो ये जो ऑब्जेक्टिव जो आपने ऊपर कवर करा वहीं पे लिखा हुआ, वही सेम लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असेसमेंट लेवल, एंड देन डेफिनेटली टू प्रोवाइड बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, लेट्स, यस, sorry, I don't know why sometimes it does not work, not sure. Okay, वही बोला हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेप वुड बी आइडेंटिफाई, एंड देन सेकंड इज लाइक असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क। वही बोला आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में हमने कर लिया एंड देन हो गया, ये थ्रू आउट द प्रोसेस। जनरली अगर नॉर्मल ऑडिट में कैसा होता है, ये एक स्टार्टिंग में अपने रिस्क असेसमेंट कर लिए, ठीक है, प्लानिंग टाइम के बाद जो ये होता है स्टार्टिंग और टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले, और ये और लास्ट में एक ईयर एंड पे भी करते हैं। जब ईयर एंड होने वाला देन भी अपने चेक करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर में ऐसा कुछ चेंज तो नहीं है, कि एक इनिशियल रिस्क असेसमेंट करते हैं, एक ईयर एंड असेसमेंट करते हैं। ठीक है, कि ड्यूरिंग द ये इनिशियल सपोज आपने किया 9 मंथ्स के बाद किया, ये इनिशियल रिस्क में 3 मंथ्स का जो पीरियड हो ऐसा कुछ हो गया चेंज, कोई रिस्क आ गया, कुछ आपको पता चल गया कंट्रोल में प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व है फ्रॉड में, तो ये सब पता गया, तो ईयर एंड में फिर से एक बार रिस्क असेसमेंट चेक किया जाता है कि इनकेस कुछ टेस्टिंग में और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो हमें ओपिनियन देना वो सही हो। तो यही बोलते हैं कि थ्रू आउट दी प्रोसेस आइडेंटिफाई होता है, ऐसा नहीं कि वन टाइम हमने कर दिया एंड देन हो गया। इंक्लूडिंग रेलिवेंट कंट्रोल्स के लिए भी इंफॉर्मेशन को पता होनी चाहिए कि कैसे कंट्रोल सही चल रहा है कि कंट्रोल रिलेटेड रिस्क है क्या, जो अपने कंट्रोल रिस्क में देखे थे कि मैनेजमेंट ठीक से इम्प्लीमेंट किया और डिज़ाइन कंट्रोल को किया। एंड नेक्स्ट वाज कि असेस द आइडेंटिफाइड, एक बार रिस्क असेस कर लिया उसके बाद डेफिनेटली अपने असेस करेंगे कि इसका पोटेंशियली क्या है, मतलब रिस्की है नहीं है रिस्की। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते अदर प्रोसीजर्स। जो हमने असेस कर लिया रिस्क को,
तो क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई हमने कर लिए, रिलेट द आइडेंटिफाई रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट असर्शन लेवल। अब बोलता है कि जो हमने आइडेंटिफाई किया रिस्क, अपने को ये देखना है कि इस रिस्क की वजह से क्या गलत हो सकता है। तो आपको ये तो जो एक बार अपने देखे थे कि प्रोफेशनल जजमेंट की बातें करा तो ऑडिटर का, तो ये वाला जो अलर्टनेस को भी दिखाता है कि क्या गलत हो सकता है, क्या रिस्क है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कंट्रोल चेंज होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस सब को भी ध्यान में रखा जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज लाइक लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, ये रिस्क होने से इधर फ्रॉड और एरर से क्या मिसस्टेटमेंट की क्या चांसेस हैं, ये भी ध्यान में रखा जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या फ्लो होता है, क्यों अपनी रिस्क असेसमेंट करते हैं, ये अपने देख लिए थे कि बेसिस ऑफ डिजाइनिंग एंड डिजाइनिंग और मे बी टॉकिंग अबाउट लाइक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, अदर टेस्टिंग प्रोसीजर्स, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था। अब बोलते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स हम जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वो करते कैसे हैं। एक तो हमने बहुत बार डिस्कस करा है कि ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये बैलेंस जो हम चेक कर रहे हैं, जिसके लिए रिस्क हम निकाल रहे, जो एरिया का रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं, रिस्क असेस कर रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, इसमें मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है कि नहीं, अमाउंट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, आपको बात करना पड़ेगा मैनेजमेंट से, तभी आपको पता चलेगा कि और आप प्रॉपरली असेस कर पाओगे रिस्क। तो एक तो अपने को पता है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा हमने एक जो अभी क्विकली क्या बताया, मैनेजमेंट से बात करना था, और पार्ट सो दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। वो टर्म अगर हम टर्म ले ऑडिट टर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। डेफिनेटली इससे भी आपको पता चलेगा कि पहला क्या था, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, आप कुछ ऑब्जर्वेशन जाके कुछ देख रहे, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन में आप सॉरी माय बैड, ठीक है। क्या था अपना कि ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अ, उस पे गए, क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री काउंट, फिजिकल वेरिफिकेशन, तो आपने देखा कि कैसे गोडाउन से मटेरियल जा रही हैं, आ रही हैं, क्या प्रोसीजर है, तो वो आपको देखने से आपको पता चला, अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे आप भी रिस्क कर सकते हैं, रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने कवर किया, जैसे मिनट्स वगैरह आपने देखे, तो उसके बेसिस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और रिस्क असेसमेंट कर ले। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रॉपरली असेस दोज रिस्क, ठीक है। चलिए अपनी क्विकली रीड करते हैं, वही बोल रहे हैं कि चैप्टर 2 में हमने कवर कर लिया था ऑडिट रिस्क क्या है, ये जस्ट ऑडिट रिस्क के दिया हुआ है ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह, इंटरनल ऑडिट और रिस्क असेसमेंट में क्या क्या था, आप एक बार रीड कर लीजिए, इनकेस कुछ क्वेश्चन होगा तो मेरे को पूछना, बट नथिंग न्यू इसमें। बोल रहे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में डेफिनेटली ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ दोज रिस्क होता है, ये हमने लास्ट पैरा में कवर करा था कि क्या क्या होता है। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन एंड देन डेफिनेटली उसका असेसमेंट किया जाता है। फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड एडजस्टमेंट लेवल, नथिंग न्यू, हमने पहले ही कवर कर लिया था। टू प्रोवाइड बेसिस, ये भी पहला ही है, पहले से ही लिखा हुआ है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए जो होता है उसके लिए अपने ये रिस्क असेसमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है, पल गो डाउन, तो बोलता है कि क्या क्या आपको रिस्क असेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, तो वही लिखा है कि ऑडिट रिस्क बोथ ड्यू टू फ्रॉड है और एरर से जो जिस भी रीजन से आपको मिसस्टेटमेंट होता है उसमें कवर होता है रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोसीजर्स कैसे अपने परफॉर्म करते हैं, क्या रिलेवेंस होता है, अ, तो उसका बोल रहे थे फर्स्ट इज लाइक इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से आप पूछे हमने
आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन से में, बट हमने कवर किया था प्रॉपर फ्लो। आई थिंक चैप्टर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस करा था कि स्टार्टिंग होता है वॉक थ्रू से, फ्लो चार्ट से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरिया कि उस एरिया में अपने क्या कर रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं। तो वो इंक्वायरीज को अपने डिस्कस के लिए मैनेजमेंट से पूछा कि वो चेंज तो नहीं हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, क्या है कंट्रोल, क्या क्या प्लेस हुआ है इस एरिया में। तो एक तो आपको पूछ करके आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि क्या है उसके अंडरस्टैंडिंग। दूसरा इज एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, मोस्टली क्वांटिटेटिव नंबर्स और अदर फैक्टर्स को देख के आप अमाउंट कैलकुलेट करो, उससे आपको कुछ अनयूजुअल कुछ ट्रांजेक्शन होगी तो उसको पता चले। एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं डिविडेंड का, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपने डिविडेंड। आपका डिविडेंड या इक्विटी में आपका रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि डिविडेंड इज रिस्की और नॉट। तो आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कि जो बोर्ड मिनट्स हुआ था उसमें लिखा हुआ है कि डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड ₹1 है, ठीक है। ₹1 पर शेयर डिविडेंड एग्जाम्पल के लिए मेरे ले रही, ठीक है, लिखा हुआ है। तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी है, सपोज 10 लाख है, 10 लाख शेयर है। तो आइडियली कितना होना चाहिए आपका डिविडेंड, 10 × 1, 10 लाख का टोटल डिविडेंड होना चाहिए। तो ये आपने कैलकुलेशन किया और आपने फिर करंट ईयर के जो डिविडेंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसमें चेक किया कि अच्छा 10 लाख है कि नहीं। अगर नहीं है, अगर आपको दिखा कि डिविडेंड 5 लाख ही या 15 लाख है, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछे मैनेजमेंट से, या फिर उसको अच्छे से टेस्ट कीजिए, डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाइए कि व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्या हो गया, क्यों। आइडियली इससे मैच करना चाहिए। तो ये जस्ट एक एग्जांपल हुआ ऑडिट प्रोसीजर्स का। अलग अलग एनालिटिकल प्रोसीजर्स में अपने करते हैं कि अनदर एग्जांपल कैन बी पेरोल का। पेरोल में अपने देख सकते हैं कि प्रायर ईयर में कितना था, करंट ईयर में क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ। अगर चेंज भी हुआ है तो दैट कैन बी ड्यू टू परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट, परफॉर्मेंस जो असेसमेंट होता है उसके बेसिस पे जो रेट हाइक मिलती है उसके बेसिस पे। तो ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो ये प्रायर ईयर नंबर्स या फिर डिफरेंट अदर रिलेशनशिप देख के कैलकुलेट करते हैं नंबर्स, सो दैट एक्सपेक्टेशन आपका एक्चुअल कितना है, वेरिएंस बहुत ज़्यादा अनयूजुअल तो कुछ नहीं है। तो ये सब रिस्क असेसमेंट करते टाइम भी अपने ध्यान रखते हैं। थर्ड इज ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसका। फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम अपने गए और देखे कि गोडाउन से कैसे मटेरियल आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, क्या कंट्रोल है। तो इससे आपको पता चलता है और इसके बेसिस पे डेफिनेटली आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं कि दैट एरिया इज रिस्की और नॉट। चलो देखते हैं कि मैनेजमेंट में क्या इंक्वायरी करता है मैनेजमेंट, और विद इन दी एंटिटी जो है उनसे पूछ सकते हैं। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप बस मैनेजमेंट से ही आपको इंक्वायरी करनी है। आप अगर थर्ड पार्टी से आपको इंक्वायरी करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इंटरनल ऑडिटर से इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं कि इंटरनल कंट्रोल कैसा चल रहा है, इंटरनल ऑडिट में कोई ऐसा तो कुछ फ्रॉड और एरर का कुछ नहीं है। डेफिनेटली उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप कुछ कोई एरिया को डिज़ाइन असेस करना है, रिस्की एरिया करना है, तो उनसे डिस्कस करके आप हेल्प मिलेगी रिस्क असेसमेंट करते टाइम। एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर जैसे सेल्स का आपको वो करना है, रिस्क असेसमेंट करना है, किसकी करनी है, सेल्स की, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है आपको, आप सेल्स वाले जो टीम मेंबर्स हैं, सेल्स का जो वो एंट्री पास करता है उससे जाके आपने पूछ लिया कि कैसे टेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल क्या है, प्रोसीजर क्या है, कुछ ऐसा तो नहीं है होल इसमें कि जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप इसके बेसिस पे आप अंडरस्टैंडिंग ले लिए। थर्ड वो आपने कुछ की लीगल काउंसिल, जो लीगल जो टीम है उनसे जाके पूछ लिया कि कुछ नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड का कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसा केस तो नहीं चल रहा है, लीगल केस यहाँ पे जिससे एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे वो आए कि लाइक बहुत मेजर केस चल रहा है और उससे बिजनेस आगे नहीं बढ़, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब का भी डिस्कशन आप कर सकते हैं। थर्ड इज लाइक सेल्स
टीम में, जैसे मार्केटिंग सेल्स का हुआ, आप मार्केटिंग वाले से पूछ लिए कि मार्केटिंग के पास जो डेटा है और सेल्स के पास डेटा है उसको आप रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये सब आपका रिस्क असेसमेंट में इंक्वायरी करते टाइम ये हेल्प आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो टीम मेंबर्स हैं उनसे आप पूछ लो कि कुछ चेंज तो नहीं हुआ है सिस्टम में, उसकी वजह से भी बहुत बार रिस्क असेसमेंट में आपको कुछ एरिया रिस्क की ये करना पड़ता है, उसको डिटेल टेस्टिंग करनी पड़ती है। अगर सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से हम सर्विस ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका रिपोर्ट लीजिए, टेस्ट कीजिए। तो ये ऐसा कोई सेट नहीं है रूल कि बस जो लिखा हुआ वही। तो एक मैनेजमेंट जो ऑडिटर है उसके जजमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो डिपेंड करता है कि रिस्क असेसमेंट में कैसे वो डील करता है, कैसे अंडरस्टैंडिंग गेन करता है, एंड उसके बेसिस पे रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करता है। और एनालिटिकल प्रोसीजर में डेफिनेटली ये बोथ फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल्स होता है इंफॉर्मेशन। और एग्जाम्पल ये हुआ कि ये सेल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे आपको पर रेट पता है, आपको एग्जाम्पल के लिए ऑन एन एवरेज सपोज जो आपका क्लाइंट करे वो बस एक ही प्रोडक्ट में डील करता है, ओनली वन प्रोडक्ट है, और उसका रेट इज़ ₹10, ठीक है। और तो आपको ₹10 पता है, और आपको कहीं से जैसे स्टॉक जो होता है ना गोडाउन, वहाँ से आपको पता चल गया गोडाउन से कि 5000 यूनिट्स डिलीवर्ड हुए, ठीक है, डिलीवर हुआ। तो डेफिनेटली आप अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 सेल्स में जाना चाहिए। तो ये सब एक दूसरे को रिलेट करके नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इन सबको देख के अनयूजुअल और एग्जांपल अपने 2-3 और कंसिडर किए, जैसे डिविडेंड वाला और सैलरी वगैरह वाला। तो अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है एक्सपेक्टेशन से, तो इस पे आप ओवरऑल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। रिस्की एरिया मैनेजमेंट से फर्दर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप ला सकते हैं। एंड ऑब्जर्वेशन का डेफिनेटली मैंने बताया था कि ये सपोर्ट करता है इंक्वायरीज। आप मैनेजमेंट की बातों पे 100% तो रिलाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली आपको इंक्वायरी के साथ साथ और टेस्टिंग परफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। इंक्वायरी अलोन कैन नॉट बी सफिशेंट, तो आपको इंक्वायरी के साथ साथ और टेस्टिंग जैसे ऑब्जर्वेशन करना है, इंस्पेक्शन को डॉक्यूमेंट टेस्ट करनी है, तो ये सब कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ है इसका ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन का कि एंटिटी के ऑपरेशन के बारे में कैसी चल रही है बिजनेस, उसके बारे में देख लिया। इंटरनल कंट्रोल कोई मैनुअल है वो चेक कर लिया, कोई वो है मिनट्स है, बोर्ड मिनट्स है वो चेक कर ले। उससे बहुत बोर्ड मिनट्स में पर्टिकुलरली रिस्क असेसमेंट करते टाइम हमें देखना पड़ता है कि हो गया कि उसमें ऐसे बहुत वाइटल इन्फॉर्मेशन रहती है, उससे बहुत कुछ आपको इन क्लाइंट के बारे में पता चलता है। तो आप मिनट्स देख सकते हैं, बोर्ड मिनट्स, और कोई मर्जर वगैरह हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो। तो ये सब रिस्क असेसमेंट करते टाइम मेजर ध्यान में रखना था। क्या था? एक इंक्वायरी थी, थर्ड था एनालिटिकल, सेकंड था एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एंड थर्ड था वही ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। बिकॉज मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्स है इंक्वायरी है दैट कैन नॉट बी अलोन, कैन नॉट बी दी सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर एंड कैन नॉट बी सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, जो अपनी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं वो ऑडिट एविडेंस के बेसिस, ऑडिट एविडेंस में भी काम आ सकता है। टेस्टिंग परफॉर्म करते थे तो ये कुछ अलग से नहीं हुआ। जैसे हम बोले कि वो ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन में आपने डॉक्यूमेंट्स चेक किया, अदर टेस्टिंग परफॉर्म्स, कैलकुलेशन परफॉर्म की, तो ये आपका अदर टेस्टिंग में भी सपोर्ट कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको अलग से फिर कुछ करने की ज़रूरत है। तो चले आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट मटेरियलिटी। एक बार इनकेस टाइम मिले तो मटेरियलिटी को प्लीज़ गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है। एंड तो आई वुड जस्ट सजेस्ट इनकेस टाइम मिले तो एक बार टेक्स्ट जो है मैट का वो रीड कर लेना, तो जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो शायद आप रिलेट ज़्यादा बेटर कर पाओ। चलो अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।